हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम जो है शुरू करने जा रहे हैं बर्न को। बर्न जो है हमारा सर्जरी का भी, जनरल सर्जरी का एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है। उसके साथ साथ बर्न हमारा फॉरेंसिक साइंस में भी काफ़ी ज़्यादा पूछा जाता है। ये आप याद रखिएगा। ये मोस्टली हमारा जो होता है बर्न, ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और ये हमारे लॉन्ग एंड शॉर्ट दोनों तरीके के क्वेश्चन में आते हैं। तो ये आप याद रखिए। ये अगर लॉन्ग में आ रहा है तो 10 मार्क्स में, अदरवाइज 5 मार्क्स में पूछा जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, ठीक है। इसको आप ध्यान से समझिएगा। जितना अच्छे से हो सके मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। तो डेफिनेशन की तरफ देखते हैं, यहीं नीचे दे रखी है। तो बर्न क्या? बर्न इज़ ए कॉग्निटिव नेक्रोसिस। तो पहले बात करते हैं कि कॉग्निटिव नेक्रोसिस क्या होती है। तो कॉग्निटिव नेक्रोसिस आप ऐसे समझ के चलिए कि कॉग्निटिव नेक्रोसिस का मतलब क्या होता है? डेथ ऑफ सेल, ठीक है। जो भी सेल्स हैं उनकी डेथ होना, किस वजह से? ड्यू टू इम्प्रॉपर सप्लाई, ठीक है। वहाँ पर प्रॉपर सप्लाई नहीं हो रही है ब्लड की, जिसकी वजह से क्या हो रहा है, वहाँ पर जो टिश्यूज़ हैं वो डैमेज हो रहे हैं, या उनकी जो सेल्स हैं उनकी डेथ हो रही है। इसी को हम बोलते हैं कॉग्निटिव नेक्रोसिस। मतलब आप मान के चलिए इस्कीमिया के कारण, ब्लड का पूरा फ्लो ना होने के कारण उस एरिया में वहाँ पर जो सेल्स हैं उनकी डेथ हो रही है। उस पूरी प्रोसेस को हम बोलते हैं कॉग्निटिव नेक्रोसिस। तो बर्न क्या है? बर्न एक कॉग्निटिव नेक्रोसिस है, कॉज बाय अ हीट, ठीक है। हीट के कारण होता है। ट्रांसफ़र फ्रॉम द सोर्स टू द बॉडी, ठीक है। ट्रांसफर्स कहाँ से होता है? किस तरीके से? ट्रांसफर्स फ्रॉम द सोर्स टू द बॉडी। सोर्स से बॉडी के लिए ट्रांसफ़र होता है। सोर्स जैसे आप मान के चल सकते हैं, जैसे कि अगर हम बात करें बर्न की, तो अगर थर्मल बर्न की बात कर रहे हैं तो आप मान के चलिए कुछ लोग जो होते हैं आयरन कर रहे होते हैं, तो आयरन से हो सकता है, प्रेस वगैरह लग जाए उससे हो सकता है। इलेक्ट्रिसिटी के थ्रू भी हो सकता है ये, ठीक है। इलेक्ट्रिक बर्न हो जाए, या फिर केमिकल्स के थ्रू हो सकता है। तो ये सब क्या है? ये सोर्सेज हैं। ये सोर्सेज जब हमारी बॉडी के कांटेक्ट में आते हैं तो उतने एरिया में जो बर्न करते हैं, ठीक है। तो यही यहाँ पर बता दिया गया है, ठीक। अब आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर देखते हैं, वही पीछे जो बर्न की डेफिनेशन बताई गई है वही यहाँ पर है। तो हमने बर्न को डिस्क्राइब कर दिया। बर्न इज़ ए टाइप ऑफ कॉग्निटिव नेक्रोसिस। तो आपको समझ में ही आ गया होगा इस्कीमिया के कारण क्या हो रहा है। जो पार्टिकुलर पार्ट है वहाँ पर क्या हो रहा है, ब्लड की सप्लाई जो हो रही है वो हैम्पर हो रही है, जिसके कारण वहाँ की सेल जो हैं उनकी डेथ हो रही है। और इसको हम क्या बोल रहे हैं? कॉग्निटिव नेक्रोसिस, ठीक है। कॉज बाय है हीट के कारण होता है। ट्रांसफर फ्रॉम अ सोर्स, तो सोर्स मैंने आपको बता दिया, केमिकल भी हो सकते हैं, इलेक्ट्रिकल्स भी हो सकते हैं, थर्मल एनर्जी भी हो सकती है, या फिर रेडिएशन के कारण भी हो सकते हैं। तो ये सारे सोर्सेज हो गए। जब ये सोर्सेज जो होते हैं हमारी बॉडी के कांटेक्ट में आते हैं पर्टिकुलरली, तो उनकी वजह से जो होता है हमको बर्न क्रिएट होता है। अब बात करते हैं फ्रॉस्ट बाइट। तो फ्रॉस्ट बाइट में क्या है? फ्रॉस्ट बाइट विच अकर इन कोल्ड कंट्रीज़, ठीक है। जो कोल्ड कंट्रीज़ में देखने मिलता है, इज़ ऑल्सो ए कॉग्निटिव नेक्रोसिस। सेम एज इट इज़, ये भी कॉग्निटिव नेक्रोसिस ही है। इस्कीमिया के कारण वहाँ की जो ब्लड सप्लाई है हैम्पर हो रही है सेल्स की, और सेल डेथ हो रही है, ठीक है। बट इट इज़ कॉज बाई द एक्सटर्नल डिग्री ऑफ कोल्ड, ठीक है। एक्सट्रीम डिग्री ऑफ कोल्ड की वजह से होता है। जहाँ पर बहुत ज़्यादा ठंड पड़ती है वहाँ पर देखने को मिलता है। जैसे कि अगर हम बात करें इंडिया में, तो सियाचिन का टेम्परेचर -7 से लेकर -14 के बीच में रहता है, ठीक है। तो अगर इतना रह रहा है तो इस वजह से भी हो सकता है। या फिर अगर हम अर्जेंटीना या फिर कुछ ऐसी देशों में देखते हैं जहाँ पर यूरोपियन कंट्रीज़ हैं, वहाँ का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा कम रहता है। कहीं कहीं तो -27 -30 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर भी रहता है। तो ऐसी जगहों पे जो एक्सट्रीम कोल्ड एनवायरनमेंट होता है, उसके कारण भी जो होता है, जब आपकी बॉडी उस एक्सट्रीम कोल्ड एनवायरनमेंट के कांटेक्ट में आती है, तो वहाँ की जो स्किन होती है वहाँ बर्न हो जाता है, मतलब कॉग्निटिव नेक्रोसिस हो जाती है। उस कॉग्निटिव नेक्रोसिस जो कोल्ड के कारण, एक्सट्रीम कोल्ड के कारण हुई है, उसको हम फ्रॉस्ट बाइट बोलते हैं, ठीक है। अब आते हैं हम स्कैल्ड। तो स्कैल्ड की बात करते हैं। स्कैल्ड क्या है? स्कैल्ड इज़ ए बर्न कॉज बाई द मॉइस्ट हीट स्टीम, ठीक है। तो यहाँ पर ये बोल दिया गया है कि मॉइस्ट हीट के कारण जो बर्न होता है उसको हम बोलते हैं स्कैल्ड, ठीक है। तो मॉइस्ट हीट अगर हम एग्जांपल लेके चलें, तो मॉइस्ट हीट का एग्जांपल कैसे ले सकते हैं? जैसे कि कभी कभी प्रेशर कुकर होता है, तो प्रेशर कुकर में अगर कभी आपने देखा हो कि ऊपर जो होती है उसकी विशल सीटी लगी हुई होती है, जहाँ से उसका क्या होता है, जो प्रेशर बनता है वो रिलीज़ होता है। लेकिन अगर उसी टाइम पर जब वो प्रेशर रिलीज़ होता है, वहाँ पर आपका हाथ या फिर कोई चीज़ हो, बॉडी का कोई भी पार्ट अगर उस जगह पे लगता है, तो क्या होगा, वो जो मॉइस्ट हीट निकल रही है अंदर से, ठीक है, जिसके साथ साथ में उस मॉइस्ट हीट के कांटेक्ट में आने वाला जो भी पार्ट होगा बॉडी का, वहाँ पर क्या हो जाएगा, स्कैल्ड हो जाएगा, ठीक।
बर्न हो जाएगा, उसको हम स्कैल्ड बोलते हैं। तो आप याद रखिए कि मॉइस्ट हीट के कारण अगर कहीं बर्न हो रहा है तो वो स्कैल्ड कहलाता है, ठीक। और इसमें क्या है, बर्न कैन नेवर अकर एट टेम्परेचर लेस देन 44 डिग्री सेल्सियस। तो आपको ये चीज़ याद रखनी है कि कभी भी बर्न जो है लेस देन 44 डिग्री सेल्सियस की उस कंडीशन में नहीं देखने को मिलेगा। जब भी टेम्परेचर मोर देन 44 डिग्री सेल्सियस जाता है तभी हमको बर्न देखने के लिए मिलता है, अदरवाइज़ बर्न की कंडीशन देखने के लिए मिलती है। क्योंकि आप यही देख लीजिए, अगर हम बात करते हैं इंडिया में तो सबसे ज़्यादा गर्मी पड़ने वाले इलाके राजस्थान, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, ये सारे होते हैं। इसमें मोस्टली हम क्या देखते हैं, गर्मियों में टेम्परेचर आप देखिए तो 46, 50 तक चला जाता है कई बार। दिल्ली में तो 51 भी क्रॉस कर चुका है एक बार। तो इस वजह से जो होता है, तो ऐसे क्लाइमेट्स में बर्न होने के चांसेस हैं। लेकिन 44 की रेंज में, 44 से कम रहता है टेम्परेचर, तो बर्न होने के चांसेस बहुत कम रहते हैं, ठीक है। तो ये यहाँ पर हमने 3 डेफिनेशन देख ली। अब आगे बढ़ते हैं इसमें और अभी आते हैं हम टाइप्स ऑफ बर्न पे, ठीक है। तो टाइप्स ऑफ बर्न में हमने क्या देखा, थर्मल बर्न है, ठीक है। थर्मल मतलब ड्राई हीट की वजह से, ठीक, या फिर मॉइस्ट हीट की वजह से। तो ये थर्मल एनर्जी मतलब जहाँ भी हमारा हीट का कांटेक्ट हो रहा हो, हीट की वजह से बर्न हो रहा हो, वहाँ पर हम क्या बोलेंगे, थर्मल बर्न। इलेक्ट्रिक बर्न, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक बर्न मतलब मान के चलिए कि यहीं पर आप कहीं किसी जैसे हाई पोटेंशियल इलेक्ट्रिक वायर लाइन जा रही है कहीं पर, ठीक है, हाई इंटेंसिटी इलेक्ट्रिकल लाइन जा रही है, तो अगर उसके कांटेक्ट में आप कहीं पर आ रहे हैं तो उसके कारण होने वाले बर्न जो होंगे उनको इलेक्ट्रिकल बर्न। केमिकल बर्न जो होंगे एसिड या एल्कली, जो कि बहुत ही हमारे एसिडिक नेचर, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एल्कली हैं, उनके कांटेक्ट में कहीं पर हमारा स्किन या फिर कोई पार्ट आदि एक्सपोजर होता है तो उनके कारण। रेडिएशन में अगर हम बात करें तो यूवी रेडिएशन की वजह से भी होता है। जैसे कई बार जो लोगों को जो होता है सनबर्न भी हो जाता है, तो वो किस वजह से हो रहा है, क्योंकि आप डायरेक्टली अल्ट्रावायलेट रेज के कांटेक्ट में आ रहे हैं, उस वजह से भी होता है। काफ़ी सारा जगह देखा जाता है, जैसे कि हम देख सकते हैं कि जब भी हम ट्यूमर या कैंसरस ट्रीटमेंट करते हैं तो उसमें हम जो होता है अल्ट्रावायलेट रेज का यूज़ करते हैं कैंसर को ट्रीट करने के लिए। तो उस टाइम भी क्या होता है, ये उन पेशेंट में जो बर्न होते हैं वो यूवी बर्न मतलब रेडिएशन के कारण बर्न होते देखने मिलते हैं, ठीक है। अब आगे आते हैं, पैथोलॉजी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट है, तो उसको ध्यान से देखिएगा कि क्या होता है जब भी कहीं पर बर्न होता है। तो अगर पर्टिकुलर किसी जगह पर बर्न होता है तो क्या होता है, वहाँ पर टिश्यू इंजरी होती है, ठीक है। टिश्यू इंजरी होती है, टिश्यू इंजरी होते ही हमारे जो वैसो एक्टिव सब्सटेंसेस हैं, ठीक है, वो क्या करते हैं, वैसो एक्टिव सब्सटेंसेस जो होते हैं वो रिलीज़ होना शुरू हो जाते हैं। उन सब्सटेंस के रिलीज़ होते ही क्या होता है, जो आसपास में वहाँ पर कैपिलरीज़ होती हैं जहाँ पर बर्न हुआ होता है, उन कैपिलरीज़ की परमेबिलिटी जो होती है बढ़ जाती है, ठीक है। कैपिलरी की परमेबिलिटी बढ़ जाती है, जैसे कि आप मान के चलिए कि नॉर्मल एक कैपिलरी ऐसे दिख रही है आपको, ठीक है, लेकिन यहीं पर क्या हो, ये ऐसे है, लेकिन वहीं पर जब ये वैसो एक्टिव सब्सटेंस वो होना शुरू होते हैं, रिलीज़ होना, तो उनकी परमेबिलिटी जो होती है बढ़ जाती है। इसके कारण जो भी अंदर फ्लूइड वगैरह होता है उनका लीकेज चालू हो जाता है, ठीक है। तो ये क्या होता है, इंट्रावेस्कुलर स्पेस से जो फ्लूइड होता है हमारा, वो एक्स्ट्रा वेस्कुलर स्पेस में, जो यहाँ पर हमारा एक्स्ट्रा वेस्कुलर स्पेसेस है, यहाँ पर आना शुरू हो जाता है। और यहाँ पर जब ये फ्लूइड आने लगता है तो इस फ्लूइड के आने के कारण क्या होता है कि ये हमारा जो एक्स्ट्रा वेस्कुलर स्पेस है, यहाँ पर हमको एडिमा देखने को मिलता है, ठीक है। तो ये देखने के लिए मिलता है, तो जनरलाइज बॉडी एडिमा देखने के लिए मिलता है। ये देखिए, इंक्रीज कैपिलरी परमेबिलिटी इंक्रीज हुई, उसके बाद क्या होगा, प्लाज्मा लीकेज इन टिश्यूज़, ये प्लाज्मा जो है ये लीक हो के बाहर आ रहा है इसके अंदर से, और उसके बाद क्या होगा, जहाँ जहाँ पर ये प्लाज्मा कलेक्ट होता जाएगा आसपास के टिश्यूज़ में, वहाँ पर हमको एडिमा देखने के लिए मिलेगा। एक चीज़ और याद रखिए कि सिर्फ हमारा प्लाज्मा ही रिलीज़ नहीं होता, प्लाज्मा के साथ साथ और भी बहुत सारी चीज़ें रिलीज़ होती है। मतलब जैसे हम बोलते हैं कि प्लाज्मा में तो हमारी प्रोटीन वगैरह आई जाती हैं ऑलमोस्ट, तो प्रोटीन्स भी रिलीज़ होती है, मैक्रोमोलिक्यूल्स जो होते हैं वो भी रिलीज़ होने लगते हैं, ठीक है, वो बाहर आ जाते हैं काफ़ी सारे। उसके बाद आगे देखते हैं आगे और क्या होता है इसमें। तो यहाँ पर क्या बोलते हैं, जिसके कारण देखिए आप क्या होगा, वैसे जब हम देख रहे हैं कि जो हमारी कैपिलरीज़ है उसमें से फ्लूइड जो हो रहा है, उसकी परमेबिलिटी बढ़ने के कारण वो फ्लूइड बाहर निकल रहा है। तो कैपिलरी के अंदर जाने वाला जो फ्लो है, ठीक है, कैपिलरीज़ के अंदर जो हमारा फ़्लो चल रहा था उस फ्लो में क्या होगा, गिरावट आ जाएगी, ठीक है। मतलब वहाँ का जो प्रेशर होगा या जो ब्लड का वॉल्यूम होगा वो वॉल्यूम कम हो जाएगा। तो वॉल्यूम कम होने के कारण क्या होगा, हमारा जो हार्ट तक जो ब्लड पहुँच रहा है वो कम मात्रा में पहुँचेगा, वॉल्यूम जो होगा कम पहुँचेगा हमारे हार्ट में। तो हमारे हार्ट को क्या होगा, बहुत ज़्यादा प्रेशर लगाना पड़ेगा, क्योंकि वॉल्यूम कम होने के बाद क्या होता है कि हमारे हार्ट को बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है, क्योंकि अगर कम
खून है शरीर में तो हार्ट रेट जो होती है तेज़ हो जाती है, ताकि जो हमारा वाइटल ऑर्गन्स है जैसे ब्रेन हो गया, किडनी हो गया, लीवर हो गया, उन तक ईजिली सप्लाई पहुंचाई जा सके। तो इसके लिए क्या होता है, हमारा हार्ट जो होता है बहुत तेज़ी से पंप करना शुरू कर देता है, जिसके कारण क्या होता है, हार्ट रेट बढ़ जाता है। ठीक है, उसके साथ साथ और दूसरी चीज़ देखने मिलती है, वॉल्यूम कम होने के कारण क्या होता है, हमारा जो ब्लड प्रेशर होता है वो कम हो जाता है। ठीक है, इस कंडीशन के कारण क्या होता है, इंसान शॉक में चला जाता है। ये अगर ज़्यादा देर तक परसिस्ट रहती है, कंटिन्यू रहती है कंडीशन, तो ये शॉक को कंसीडर करती है आगे। हम आगे देख सकते हैं, जब हमारे मान के चलिए कि बॉडी के अंदर जो ब्लड का लेवल है वो कम हो गया। ठीक है, तो मतलब हमारी बॉडी में एक चीज़ और होगी, क्या होगी, जो ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करने की कैपेसिटी होती है वो भी क्या होती है, कम हो जाती है। जिसके कारण क्या हमको देखने को मिलेगा, जो ऑर्गन परफ्यूज़न है वो भी कम हो जाएगा। ठीक है, एक तो ऑक्सीजन कंसंट्रेशन भी कम हो जाएगा क्योंकि उतनी ऑक्सीजन नहीं ले जा पा रहा है, साथ साथ में जितना ब्लड पहुंचना चाहिए पर्टिकुलर ऑर्गन पे उतना पर्टिकुलर ऑर्गन पे ब्लड नहीं पहुंचेगा, तो ऑर्गन परफ्यूज़न होने लगेगा। ठीक है, उसके आगे हमको क्या देखने मिलता है, जब ऑर्गन परफ्यूज़न होता है, मतलब जब हमारा ब्लड फ्लो जो होता है पर्टिकुलरली ऑर्गन्स में कम हो जाता है, तो क्या क्या देखने मिलता है, किन किन ऑर्गन्स में क्या फर्क पड़ता है ये देखते हैं। तो सबसे पहले जब हमारा किडनी पे कम देखने को मिलता है, तो किडनी पे जब हमारा कम हो जाता है ब्लड फ्लो, तो उस टाइम पे क्या होता है, जो हमारा आउटपुट होता है यूरिन का वो कम हो जाता है, तो ओलिगोयूरिया। ठीक है, सेकंड चीज़ क्या होती है, इंटेस्टाइन में कम हो जाता है, तो इंटेस्टाइनल इलियस देखने को मिलता है। इसके साथ साथ हमको यहाँ पर जो होता है इंटेस्टाइनल अल्सर्स भी देखने के लिए मिलते हैं उस टाइम पे। ठीक है, थर्ड क्या होता है, डिक्रीज कॉन्शियसनेस डिक्रीज़ क्यों हो जाएगी, क्योंकि ब्लड फ्लो हमारे अदर ऑर्गन्स में भी जा रहा है और ब्रेन में भी जा रहा है। ब्रेन को ब्लड फ्लो जो है, ब्लड मिल तो रहा है लेकिन प्रॉपर अमाउंट में नहीं मिलता है, इसके कारण जो पेशेंट होता है वो हेलुसिनेट करने लगता है चीज़ों को, तो ये भी हमको यहाँ देखने मिलता है, जो कॉन्शियसनेस होती है वो भी कम हो जाती है। अब साथ साथ में हम देखते हैं कि जहाँ बर्न जो है स्किन पे हुआ है, काफ़ी ज़्यादा डीप बर्न है, ठीक है, या सेकेंड डिग्री थर्ड डिग्री बर्न हो रहा है, तो वहाँ पर क्या होगा, जो भी फ्लूइड हमारी बॉडी से या हमारी कैपिलरी से बाहर निकल रहा था वो क्या होता है, हमारी जो एक्स्ट्रा वेस्कुलर स्पेस होता है वहाँ पर इकट्ठा होने लगता है, और वहाँ पर इकट्ठा होने के कारण क्या होता है, वो इवोपरेशन के कारण जो फ्लूइड होता है वो वहाँ से लॉस होने लगता है। तो फ्लूइड लॉस होने लगते हैं किसके कारण, इवोपरेशन के कारण, उस पर्टिकुलर बॉडी सरफेस एरिया से जहाँ पर बर्न हुआ है। ठीक है, अब क्या होता है, फ्लूइड लॉस जब होता है तो फ्लूइड लॉस के साथ साथ में हमारी बॉडी से क्या होता है, जो सोडियम होता है वो सोडियम को भी लॉस होता है। मतलब जैसे हमने बोला था कि यहाँ पर कैपिलरी परमिएबिलिटी बढ़ रही है, ठीक है, ये कैपिलरी परमिएबिलिटी बढ़ रही है, तो यहाँ फ्लूइड लॉस तो हो ही रहा है, फ्लूइड लॉस के साथ साथ में हमको क्या है, सोडियम का लॉस भी देखने को मिल रहा है, तो सोडियम भी लॉस हो रहा है यहाँ पर। तो यहाँ पर हमको हाइपोनेट्रीमिया देखने को मिलता है, साथ साथ में एक कंडीशन और देखने मिलती है, इसको बोलते हैं हम हाइपोकैलीमिया नहीं, सॉरी ये गलत है, यहाँ पर हाइपर कैलीमिया देखने को मिलता है। मतलब हमारा जो पोटेशियम होता है उसकी मात्रा बढ़ जाती है। अब ये हाइपर कैलीमिया क्यों देखने को मिलता है, हाइपर कैलीमिया एक तो इसलिए देखने मिलता है क्योंकि जब भी जो हमारी सेल्स होती हैं उन सेल्स के अंदर ऑलरेडी पोटेशियम की मात्रा बहुत ज़्यादा रहती है। ठीक है, तो एक कंडीशन तो वो भी होती है क्योंकि फ्लूइड जब निकल जाएगा तो हमारा जो वहाँ पर पोटेशियम होगा कंसनट्रेट हो जाएगा, तो उसके कारण हमको हाइपर कैलीमिया देखने को मिलेगा। लेकिन दूसरी चीज़ ये यहाँ पर भी होती है, जो अब क्या होता है, जब हमारी सेल्स जो होती हैं डिस्ट्रॉय होती हैं, अब क्या हो रहा है, बर्न में सेल जो होती हैं डिस्ट्रॉय हो रही हैं, तो डिस्ट्रॉय या नेक्रोसिस होने के बाद जो होता है, कोगुलेटिव नेक्रोसिस होने के बाद जो होता है, तो वो सेल्स जो टूटी हुई जो बेकार होती हैं हमारी, वो भी जो होती हैं पोटेशियम को सीक्रेट करती हैं, पोटेशियम निकलता है उनमें से भी, तो इस वजह से भी क्या होता है, पोटेशियम और ज़्यादा बढ़ जाता है। एक तो ब्लड वॉल्यूम के कम होने के कारण भी क्या होता है, पोटेशियम कंसनट्रेशन बढ़ जाता है क्योंकि पोटेशियम अंदर ज़्यादा होता है। ठीक, तो ये दो कारण होते हैं जिनकी वजह से हमको वहाँ पर हाइपरकैलीमिया देखने को मिलता है, मतलब जो हमारा पोटेशियम होता है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। ठीक है, थर्ड चीज़ हमको क्या देखने मिल रही है, हेमाटोक्रिट मतलब हमारा जो पेक्सल वॉल्यूम है, जिसमें हम क्या देखते हैं, रोलेक्स फॉर्मेशन देखते हैं कि क्या होता है, आरबीसी जो होती है हमारी एकदम रोलेक्स फॉर्मेशन, मतलब एक पैटर्न में से एक दूसरे के ऊपर इस तरीके से फॉर्म हुई हमको दिखती हैं। ठीक है, इस तरीके से हमको दिखता है रोलेक्स फॉर्मेशन में, हम देखते हैं उसको सेंट्रीफ्यूज करने के बाद ब्लड को, तो इस तरीके से आरबीसी रोलेक्स फॉर्मेशन को देखने मिलती हैं। अब यहाँ पर क्या हो रहा है कि हमारी आरबीसीज जो हैं वो तो डिस्ट्रॉय नहीं हो रही हैं, आरबीसीज हमारी निकल के बाहर नहीं आ रही है क्योंकि आरबीसी का साइज़ मैक्रोमोलिक्यूल्स, आरबीसी बड़ी होती है साइज़ में, और कैपिलरी परमिएबिलिटी इतनी नहीं होती कि हमारी आरबीसी निकलने लगे, तो क्या होगा, जो हमारे वहाँ पर जो हमारी ब्लड सेल्स होती हैं वो कंसनट्रेटेड होने लगती हैं, क्योंकि ब्लड सेल्स कंसनट्रेट इसलिए होने लगती हैं क्योंकि वॉल्यूम जो होता है ब्लड का वो कम हो जाता है, फ्लूइड का लेवल कम हो जाता है वहाँ से,
लेकिन जो फ्रूट के अंदर पाए जाने वाले कॉन्स्टिट्यूट हैं उनका लेवल तो सेम रहता है। अब उनका लेवल सेम रहने का मतलब क्या है, प्रोपोर्शन में रहना चाहिए। उनका लेवल जब जो रहता है वो एक प्रोपोर्शन में रहना चाहिए। फ्लूइड का और जो उसके अंदर सेल्स होती हैं उनका एक पर्टिकुलर रेशियो रहता है कि इतने रेशियो में ये ठीक रहती हैं। लेकिन जब हमारे फ्लूइड लॉस होने लगा तो फ्लूइड लॉस होने की वजह से क्या होगा, वहाँ पर कंसंट्रेशन बढ़ जाएगा, गाढ़ा होने लगेगा, ठीक है। तो वही चीज़ हमको देखने मिलती है। जैसे आप एग्जांपल लेके चलिए कि अगर हम एक गिलास पानी ले रहे हैं, ठीक है। जैसे मैं आपको एक बार दिखाता हूँ रब करके एक बार, ओके। जैसे कि मान लीजिए हमने एक गिलास में पानी लिया, ठीक है। उसमें हमने क्या करा, उस पानी के अंदर जो होते हैं हमने कई सारे शुगर के कंटेंट ड्रॉप्स डाल दिए, ठीक है। एक चम्मच हमने इसमें क्या करा, 1 टीस्पून हमने इसके अंदर शुगर डाल दिया, ठीक है। और ये कितना है, 50 ml हमारा वाटर है। आप ऐसे मान लीजिए 50 ml जो है हमारा, वो 500 ml जो है आधा लीटर पानी है। तो क्या होगा, इसमें हमारी शुगर जो होगी वो ईजिली डिज़ोल्व हो जाएगी, क्योंकि कंसंट्रेशन पर्टिकुलरली दोनों का सही है। अब उसी में हम क्या करते हैं, जब हम इस पानी को अगर हम हीट करना शुरू कर देंगे, इस वाटर को हीट करने लगेंगे, तो ये वाटर क्या होगा, इवेपोरेट होने लगेगा। जिस तरीके से वहाँ पर हमारी परमेबिलिटी बढ़ने के कारण क्या हो रहा था, फ्लूइड लॉस हो रहा था, तो उसी तरीके से यहाँ से भी क्या होगा, वाटर का लॉस होने लगेगा। तो एट लास्ट हमें लास्ट में क्या देखने को मिलेगा, नीचे जो होगा हमारी चीनी जो होगी, शुगर जो होगी, वो यहाँ पर कंसनट्रेटेड हो जाएगी, एक जगह इकट्ठी होने लगेगी। तो इसी तरीके से हमारी जो रेड सेल्स होती हैं वो भी क्या हो जाती हैं, कंसनट्रेटेड होने लगती हैं, आरबीसीज और प्लेटलेट्स वगैरह, वाइट ब्लड सेल्स वगैरह। तो ये सब इस वजह से क्या होता है, हेमाटोक्रिट जो होता है हमारा, पीवीसी हो जाता है, वो बढ़ जाता है, ठीक है। साथ साथ में पल्मोनरी हाइपरटेंशन देखने मिलता है, इम्यूनो डिफिशेंसीज देखने मिलती है, ठीक। तो ये यहाँ पर होता है, इम्यूनो डिफिशेंसी क्यों देखने को मिल रही है, क्योंकि इम्यूनोग्लोबिन्स होते हैं, हमको जो प्रोटीन मॉलिक्यूल्स चाहिए होता है हमारे इम्यूनोग्लोबिन्स को फॉर्म करने के लिए, वो प्रोटीन भी क्या होता है, फ्लूइड लॉस के साथ साथ वो प्रोटीन भी लॉस होता है उस टाइम पे, कैपिलरी परमेबिलिटी बढ़ने के समय पे। तो उस वजह से क्या होता है, इम्यून डिफिशेंसी भी हो जाती है, क्योंकि सफिशिएंट मात्रा में प्रोटीन नहीं होता है, जिसके कारण हमारा इम्यूनिटी डिक्रीज़ हो जाती है, ठीक है। ये यहाँ तक इसका क्या हो गया, यहाँ तक हमने इसकी पैथोफिजियोलॉजी देख ली। अब आगे देखते हैं और क्या है। तो हाँ देखिए, यहाँ पर दे रखा है मैक्रोमोलिक्यूल लीकेज इनटू बर्न एरिया कैटाबोलाइज एंड रिड्यूस इम्यूनोग्लोबिन सिंथेसिस रिजल्ट इन डिक्रीजेस कंसंट्रेशन ऑफ ऑल इंडिविजुअल इम्यूनोग्लोबिन्स लेवल्स, ठीक है। तो ये चीज़ मैंने आपको बता दी कि इम्यूनोग्लोबिन्स के लेवल जो होते हैं नीचे होने लगते हैं, क्यों, क्योंकि जब वहाँ से लीकेज होती है, मैक्रोमोलिक्यूल्स मतलब जो हमारे प्रोटीन्स वगैरह हैं, जब उनकी लीकेज होने लगती है तो उन लीकेज के कारण क्या होता है, हमारा जो इम्यूनोग्लोबिन है उनकी सिंथेसिस कम हो जाती है और सिंथेसिस प्रॉपर नहीं हो पाती। इसके कारण क्या होता है, हमारी इम्यूनिटी वीक हो जाती है और इम्यूनोग्लोबिन का लेवल जो होता है वो भी डाउन हो जाता है, ठीक है। अब हम बात करते हैं इनहेलेशन इंजरी में। अगर कोई इनहेलेशन इंजरी, ऐसे मान के चलिए, इनहेलेशन इंजरी आपको कब देखने मिलेगी, जब आप किसी रूम में हैं और वहाँ पर फायर हो गया है काफ़ी ज़्यादा, तो क्या होगा, वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा हीट की जो वहाँ पर एयर होगी वो बहुत ज़्यादा हीटिंग हो जाएगी, ठीक है, बहुत गर्म हवा हो जाएगी। तो जब भी आप सांस वगैरह लेंगे तो उस कंडीशन में क्या होगा, वो गर्म जो एयर है वो आपके अंदर जाएगी। तो उसके कारण क्या क्या होगा, जो भी हमारा एयर पाथवे है उसमें स्वेलिंग आएगी जगह जगह पे। तो हमको क्या देखने मिलता है, ग्लॉटिस एडिमा। सबसे पहले हमारा ग्लॉटिस एपिग्लॉटिस आता है, तो वहाँ पर हमको ग्लॉटिस एडिमा देखने मिलता है। उसके बाद हम नीचे देखते हैं ब्रोंकाइटिस, नेक्रोटाइजिंग ब्रोंकाइटिस देखने मिलती है, जो हमारी ब्रोंक्यूल्स होते हैं वहाँ पर नेक्रोसिस हो जाती है ओवर हीटिंग के कारण, ठीक है। निमोनिया सबसे डेंजरस और सबसे ज़्यादा हमको देखने को मिलता है इस तरीके की इनहेलेशन इंजरीज़ के अंदर। का बर्न इंजरी इनहेलेशन की वजह से हुआ है। नेक्स्ट चीज़ हमारा क्या है, सेप्टिक शॉक। तो सेप्टिक शॉक क्यों देखने मिलता है, सेप्सिस कहीं भी देखने मिल रही है तो ड्यू टू इन्फेक्शन देखने को मिलती है। अब क्या होता है, आप सोच के चलिए कि इन्फेक्शन के केस में अगर, या बर्न के केस में कभी भी कोई भी इन्फेक्शन या तो बॉडी के बाहर से या बॉडी के अंदर से उस पर्टिकुलर एरिया में पहुंचता है, जिसके कारण क्या होगा, हमको सेप्टिक शॉक देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर क्या दे रखा है, ड्यू टू इन्फेक्शन बाई माइक्रो ऑर्गेनिज्म, ठीक है। इसकी वजह से देखने को मिलता है माइक्रो ऑर्गेनिज्म दिखता है। इन्फेक्शन कॉमनली अकर आफ्टर क्रॉस इन्फेक्शन, ठीक है। जो इन्फेक्शन होता है वो क्रॉस इन्फेक्शन की वजह से देखने मिलता है, जैसे जीआई सिस्टम की वजह से देखने मिल सकता है, ठीक है। जेनाइटो यूरल सिस्टम की वजह से, रेस्पिरेटरी सिस्टम, आईवी कैनुलास जो जिस साइड पे लगा सकती हैं वहाँ से भी इन्फेक्शन आ सकता है बॉडी के अंदर। तो ये पर्टिकुलर रूट्स बता दी जहाँ से हमको इन्फेक्शन देखने को मिल सकता है। अब आगे बढ़ते हैं और हाँ,
अब ये जो है ये एक तरीके से वेरी इंपॉर्टेंट है, मतलब मान के चलिए टाइप्स में ऐसे डिस्क्राइब किया गया है। तो यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं, एरिया ऑफ कुटेनियस इंजरी इन वुंड, ठीक है। तो इसके अंदर मेन चीज़ ये होती है 3 जोन होते हैं, ये 3 जोन आपको याद रखनी है, बहुत ही इंपॉर्टेंट जोन है। सबसे अंदर का जोन जो होता है उसको हम बोलते हैं जोन ऑफ कोगुलेशन, उसके बाहर वाला जो होता है जोन ऑफ स्टैसिस और जोन ऑफ हाइपरीमिया। ये हमको देखने के लिए मिलता है जहाँ भी पर्टिकुलर बर्न हुआ होता है वहाँ पर इसी तरीके से 3 जोन देखने के लिए मिलते हैं, ठीक है। 3 कवरिंग देखने के लिए मिलती है बाहर की तरफ, अंदर से बाहर की तरफ हम देखते हैं, ठीक। तो सबसे पहले हमारा क्या बात करते हैं, जोन ऑफ नेक्रो या कोगुलेशन, ठीक है। तो कोगुलेटिव नेक्रोसिस मैंने आपको क्या बताया था, वहाँ की जो सेल हो रही हैं वो सेल क्या हो रहा है, उन सेल का डेथ हो रहा है क्योंकि वहाँ पर सप्लाई ब्लड की नहीं पहुँच रही। तो सेम यहीं पर होता है कि यहाँ पर जो होता है वो सेल की डेथ हो चुकी होती है, और सेल डेथ होने के कारण यहाँ की जो सेल्स होती हैं वो रिवर्सिबल नहीं होती हैं। इस तरीके की इंजरी होती है सेल्स में कि वो रिवर्सिबल नहीं होती, तो इरिवर्सिबल सेल इंजरी होती है। तो यहाँ पर हम क्या देखते हैं, हैज़ कोगुलेटेड नेक्रोसिस। पहली चीज़ तो कोगुलेटेड नेक्रोसिस देखने को मिल रही है, मतलब ब्लड फ्लो प्रॉपर ना होने के कारण वहाँ की सेल की डेथ हो रही है, और जिन सेल्स की डेथ हो जाती है वो डेथ क्या होती है, वो इरिवर्सिबल होती है। तो टिश्यूज़ आर इरिवर्सिबल डैमेज, वहाँ के टिश्यूज़ होते हैं इरिवर्सिबल डैमेज होते हैं, और डिस्रप्शन ऑफ सेल अकर, वहाँ की जो सेल्स होती हैं उनका डिस्रप्शन हो जाता है, वो सेल्स जो होती हैं वो ख़त्म हो जाती हैं। तो हमको ये चीज़ें देखने को मिलती हैं, ठीक। अब आते हैं हम जोन ऑफ स्टेसिस में। तो जोन ऑफ स्टेसिस में हमको क्या देखने मिलता है, जोन ऑफ स्टेसिस देखिए कौन सी जगह, जोन ऑफ स्टेसिस जो है जोन ऑफ कोगुलेशन के बाहर वाला है, जहाँ पर आपको ये हल्का हल्का कलर दिख रहा है, अंदर वाले से लाइट कलर जो है वो जोन ऑफ स्टेसिस है। तो जोन ऑफ स्टेसिस में क्या देखने मिल रहा है, देखिए इट इज़ ए एरिया इमीडिएट सराउंडिंग द जोन ऑफ कोगुलेशन, ठीक है। ऐसा एरिया जो जोन ऑफ कोगुलेशन को सराउंड कर रहा है, चारों तरफ से कवर कर रहा है। तो हमको यहाँ पर दिख रहा है ये चारों तरफ से उसको कवर करके रखा है, ठीक है। हैज़ मॉडरेट डिग्री ऑफ इंसल्ट विद लेस टिश्यू परफ्यूजन, सेल कैन सर्वाइव प्रोग्रेस टू कोगुलेटिव नेक्रोसिस। मतलब ये मान के चलिए कि इस जगह की आने वाली जो सेल्स हैं उन सेल्स में क्या हो रहा है, टिश्यू परफ्यूज़न कम हो रहा है, मतलब यहाँ पर ब्लड सप्लाई कम हो रही है। ब्लड सप्लाई अभी ख़त्म नहीं हुई है, कहाँ ख़त्म हो गई थी, कोगुलेटिव नेक्रोसिस के केस में ब्लड सप्लाई ख़त्म का हो चुकी थी बिल्कुल, लेकिन यहाँ पर क्या है, ब्लड सप्लाई कम हो रही है। तो ब्लड सप्लाई कम होने के कारण क्या हो रहा है, यहाँ पर आगे जाके सेल डेथ हो सकती है, कोगुलेटिव नेक्रोसिस हो सकता है। लेकिन अगर हम उसको पर्टिकुलर टाइम पे डायग्नोस कर लें सही से, और उसको सही से वहाँ पर उसका परफ्यूज़न सही कर दें, तो वहाँ की सेल जो है ब्लड सप्लाई सही कर दें, तो वहाँ की सेल जो होंगी वो डैमेज या उनकी डेथ नहीं होगी, और सेल क्या होंगी, सर्वाइव कर जाएंगी वहाँ पर, ठीक है। हैज़ वैस्कुलर डैमेज एंड वेसल लीकेज, ठीक है। यहाँ पर हमको क्या देखने को मिलता है, वैस्कुलर डैमेज एंड वेसल लीकेज देखने को मिलता है। तो ये हमारा जोन ऑफ स्टेसिस होता है। अब आते हैं हम जोन ऑफ हाइपरीमिया। हाइपरीमिया जोन कौन सा होता है, सबसे आउटर वाला, ये आपको जो बहुत हल्के कलर का है, इसको बोलते हैं जोन ऑफ हाइपरीमिया। तो यहाँ पर हमको सिर्फ 2 ही चीज़ देखने मिलती है, वैसोडाइलेशन अकर, यहाँ पर वैसोडाइलेशन हो रखा होता है, ठीक। और सेकेंड चीज़ है वायबल टिश्यू हीलिंग अकर फ्रॉम दिस जोन, ठीक है। यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर हल्का हल्का सा रेड कलर रहता है, बहुत ही हल्का रहता है तीनों जोन में, सबसे लाइट यही जोन होता है, वैसोडाइलेशन होता है, और यहाँ की सेल्स को हमें परफ्यूज़न देने की ज़रूरत भी नहीं पड़ती है, ठीक है। वहाँ की सप्लाई सही अपने आप हो जाती है, और वहाँ की जो सेल्स होते हैं, टिश्यूज़ होते हैं, वो खुद ब खुद हील हो जाते हैं, ठीक। स्टेसिस में हमको परफ्यूज़न बढ़ाने की ज़रूरत पड़ती है ताकि वहाँ की सेल डेथ ना हो, और इसमें क्या होता है, यहाँ हमें परफ्यूज़न बढ़ाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, ब्लड फ्लो बढ़ाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, ये अपने आप ही वहाँ का ब्लड फ्लो जो होता है सही हो जाता है, और वहाँ के टिश्यूज़ अपने आप हील हो जाते हैं। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है पूरे बर्न में, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये जोन्स पूछे जा सकते हैं, तो इनको आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। अब आगे आते हैं, तो देखिए अब आते हैं बर्न की क्लासिफिकेशन पे, ठीक है। तो बर्न क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन द डेप्थ ऑफ बर्न, मतलब कितनी गहराई तक इंजरी हुई है बर्न होने के बाद, जो हमारे टिश्यूज़ या सेल डेथ हो रही है वो कितनी डेप्थली हो रही है। मतलब अगर हम देख के चलें कि एपिडर्मिस में हो रही है, डर्मिस में हो रही है, फैट लेयर जो है वो डिस्ट्रॉय हो रही है, या मसल्स जो हैं वो भी डिस्ट्रॉय हो रही हैं हमारी, तो ये चीज़ पता करते हैं। तो इसके बारे में हमने इसको कैसे क्लासीफाई करा है, इसको क्लासिफिकेशन करने का तरीका एक ही है, 1 डिग्री, 2nd डिग्री, 3rd डिग्री, 4th डिग्री।
इनको 4 डिग्री के अंदर क्लासीफाई कर दिया गया है, ठीक है। अगर डेप्थ की बेस पे हम बात करते हैं कि कितनी गहराई तक हमारी बर्न की वजह से इंजरी हुई है। तो अब आते हैं फर्स्ट डिग्री बर्न में। तो फर्स्ट डिग्री बर्न में क्या होता है, फर्स्ट डिग्री बर्न को हम एपिडर्मल बर्न भी बोलते हैं। मतलब ये देख के चलिए कि जो एपिडर्मिस वाली लेयर है सिर्फ उसी में इंजरी हुई है बर्न के कारण। जब एपिडर्मिस वाली लेयर में खाली इंजरी होती है बर्न के कारण, तो वहाँ पर क्या है, वहाँ पर पेनफुल और एरिथमेटस, मतलब वहाँ पर पेन भी होगा और रेड रेड हमको देखने को मिलेगा, ठीक है। सेकंड चीज़, कोई ब्लिस्टर फॉर्म नहीं होता है। यहाँ पर क्या होता है, बहुत ऐसे मान के चलिए कभी आपका हाथ अगर आप हल्की सी किसी गर्म चीज़ से लग गया एकदम से, या कोई गर्म चीज़ आपने एकदम से पकड़ ली, तो उसके बाद क्या होता है, वहाँ का एरिया जो होता है वहाँ पर पेन होने लगता है, साथ साथ वहाँ पर रेडनेस आ जाती है। लेकिन वहाँ पर क्या हुआ, ब्लिस्टर फॉर्म नहीं हुआ, मतलब किसी तरीके का वहाँ पर ऐसे बोलते हैं हिंदी में फपोला जो होता है नहीं पड़ता है, ब्लिस्टर फॉर्म नहीं हुआ किसी तरीके का, ठीक। उसके बाद ये इनके हीलिंग टाइम क्या होता है, 5 से 10 दिन के अंदर बिना किसी स्कार को दिए ये अपने आप हील हो जाता है। स्कार क्यों नहीं बना यहाँ पर, क्योंकि कोई इंजरी इंटरनल ही नहीं हुई है, मतलब डर्मिस में या फैट टिश्यू या अंदर नहीं हुई है। तब मसल्स में या फिर हमारी डर्मिस में इंजरी नहीं होती है तब तक किसी तरीके का या फिर स्कार फॉर्मेशन नहीं होता। तो ये एपिडर्मिस में होती है पहली चीज़, तो यहाँ पर हल्का सा पेन और रेडनेस देखने को मिलती है। थर्ड थिंग, कोई ब्लिस्टर फॉर्म नहीं होता। चौथी थिंग, 5 से 10 दिन में हील हो जाती है ये बिना किसी स्कार को फॉर्म करे, ठीक है। अब आते हैं सेकंड डिग्री पे। तो सेकंड डिग्री हमको क्या देखने मिल रहा है, देखिए सेकंड डिग्री को पार्शियल थिकनेस बर्न बोलते हैं, ठीक है। पार्शियल थिकनेस बर्न मतलब इसको हमने 2 पार्ट में डिवाइड करा है, सुपरफिशियल पार्शियल और डीप पार्शियल, ठीक है। अब सुपरफिशियल अगर हम बात करें सुपरफिशियल पार्शियल थिकनेस में क्या होता है, इन्वॉल्वमेंट ऑफ द एपिथेलियल एपिडर्मिस पैपिलरी डर्मिस, ठीक है। एपिडर्मिस भी हो रही है, उसके साथ साथ में पैपिलरी डर्मिस जो ऊपर का लेयर है डर्मिस की वो हो रही है, ठीक है। अब हम वहीं बात करते हैं डीप में। तो क्या हो रहा है, इसमें क्या है, हमारा एपिडर्मिस और रेटिकुलर डर्मिस ये दोनों हो रही हैं, मतलब पैपिलरी डर्मिस से नीचे की लेयर भी इन्वॉल्व हो रही है डर्मिस की, ठीक है। तो इस तरीके से हो गया, ठीक। अब हम बात करते हैं इसमें और क्या है, देखिए बर्न सरफेस एरिया इज मोटेड हैव विच वाइटिश इन द पिंकिश एरिया, ठीक है। वहाँ पर क्या होगा, वाइटिश और पिंकिश एरिया देखने के लिए मिलेगा डीप में हमको, लेकिन सुपरफिशियल में ऐसा कुछ देखने को मिल रहा है, ठीक। बाकी देखते हैं सुपरफिशियल में क्या होगा, ब्लिस्टर प्रेजेंट होगा, पेनफुल होगा। डीप वाले में कोई ब्लिस्टर फॉर्म नहीं होगा, पेनफुल नहीं होगा। क्यों, क्योंकि पैपिलरी डर्मिस तक हमारी जो नर्व एंडिंग्स होती हैं डर्मिस के अंदर वो इंजर्ड नहीं होती हैं, वो सिर्फ एक्सपोज होती हैं। और जब वो एक्सपोज होती हैं नर्व एंडिंग्स, तो उनके एक्सपोज होने के कारण वहाँ की जो होता है, अगर थोड़ा सा या कोई भी चीज़ लगती है, हाथ लगता है या कोई क्लॉथ भी लग जाता है, तो वहाँ पर पेन होता है, ठीक है। उसके साथ साथ में इतना डीपली नहीं हुआ है सुपरफिशियल सरफेस पे, तब वहाँ ब्लिस्टर भी फॉर्म होता है। लेकिन इसमें जब रेटिकुलर डर्मिस तक पहुँच जाती है इंजरी, तो उसमें क्या होता है, वहाँ पर ब्लिस्टर फॉर्म नहीं होता है, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा अंदर तक इंजरी आ चुकी है। और साथ साथ में वहाँ पर पेन भी नहीं होता है, क्योंकि वहाँ की जो नर्व एंडिंग्स होती हैं वो भी डैमेज हो जाती हैं, ठीक है। ब्लेंच टू टच, ठीक है, मतलब जब आप छुओगे तो वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा दर्द होगा, दर्द मतलब बहुत ज़्यादा पेन फील होगा वहाँ पर हमको, ठीक है। तो यहाँ पर हमने बात करी ब्लेंच टू टच। ब्लेंच टू टच का मतलब जैसे कि हम बोल सकते हैं कि आप उस पर्टिकुलर एरिया में अगर छू के देखते हैं तो लो परफ्यूजन के कारण, ब्लड फ्लो सही नहीं होने के कारण वहाँ पर पेलनेस देखने को मिलती है। तो हम छुएंगे वहाँ पर तो वहाँ की स्किन कैसी पेल हो जाएगी, ठीक है, ब्लेंच हो जाएगी। उसके बाद पिन पिक सेंसेशन इज़ प्रिजर्व। अब हमने देखा था डीप पार्शियल इसमें थिकनेस बर्न में क्या हो रहा था, वहाँ पर पेन तो नहीं हो रहा था, लेकिन अगर हम वहाँ पर कोई पैन को या फिर किसी पिन को चुभाते हैं तो उसकी सेंसेशन मिलेगी, मतलब कम रह जाएगी सेंसेशन, लेकिन इतनी सेंसेशन होगी कि किसी चीज़ को चुभा के जब हम फील करेंगे तो उसको फील हो जाएगा, ठीक है। साथ साथ में इसमें हीलिंग में देखते हैं तो हीलिंग में दोनों डिफरेंस क्या होता है, ये 7 to 14 डेज़ में विदाउट स्कारिंग, बिना किसी स्कार के हील हो जाएगा, जैसे कि हमारा फर्स्ट डिग्री में हो रहा था, ठीक है। और फर्स्ट डिग्री के बाद वैसे भी सुपरफिशियल आएगा फिर डीप आएगा ना, क्योंकि फर्स्ट डिग्री में तो सिर्फ एपिडर्मिस आ रहा था। अब एपिडर्मिस के साथ इसमें हमने क्या देखा, पैपिलरी डर्मिस भी हो रहा है। उसके बाद डीप आएगा तो उसमें हमारा एपिडर्मिस, फिर पैपिलरी डर्मिस, फिर रेटिकुलर डर्मिस, ये सब हो रहे हैं उसमें बर्न। तो डीप वाला डीप वाले में क्या होगा, स्कारिंग होगी और 3 से 9 वीक के अंदर जो होगा उसमें हील होगा, ठीक। तो हमने सेकंड डिग्री ही पढ़ लिया। अब आते हैं थर्ड डिग्री पे।
तो थर्ड डिग्री में क्या देखते हैं, थर्ड डिग्री हम बोलते हैं फुल थिकनेस बर्न, मतलब इसमें हमारा एपिडर्मिस, डर्मिस और सबक्यूटेनियस फैट, ठीक है। थर्ड लेयर जहाँ हम बोल रहे थे ना फैट, सबसे पहले क्या आ रहा था हमारा एपिडर्मिस, डर्मिस, फैट एंड देन मसल्स। तो थर्ड डिग्री में हमारा क्या होगा, जब हमारे फैट वाला एरिया होगा वहाँ तक बर्न हो जाएगा यहाँ पर, ठीक। बर्न सरफेस हैज़ ब्लैक कलर्ड लेदरी स्कार, ठीक है। किस तरीके का, हम जब देखेंगे तो जला हुआ एरिया होगा कैसा लगेगा, काली लेदर के समान, जैसे ब्लैक लेदरी सरफेस हो गई है, ठीक है। जब आप किसी लेदर को छू के देखते हैं उस लेदर की छूने की तरह हमको फील होगा कि लेदरी स्किन हो गई वहाँ पर, और कैसी होगी कलर में, ब्लैक कलर की होगी। तो इसको हम ट्रीट करने के लिए क्या कर सकते हैं, इसका फॉर्मेशन हुआ तो स्फेरेक्टोमी करेंगे, इज डन प्रिवेंटिंग कंपार्टमेंट सिंड्रोम, ठीक है। कंपार्टमेंट सिंड्रोम से बचाने के लिए वहाँ पर हम करेक्टोमी कर सकते हैं। तो ये एक ट्रीटमेंट हो गया इसका यहाँ पर, ठीक है। करेक्टरिस्टिक फीचर्स क्या होते हैं, जैसे हमने फर्स्ट डिग्री सेकंड डिग्री में करेक्टरिस्टिक फीचर्स पढ़े थे, तो यहाँ पर हम करेक्टरिस्टिक फीचर क्या देखने मिलेंगे, नो पेन, नो ब्लिस्टर, नो पिन पिक सेंसेशन, ठीक है। हमको तीनों में देखने मिल रहे थे, जैसे देख रहे थे डीप वाले में हमको पिन पिक सेंसेशन मिल रहा था, ठीक है। अब क्या हो रहा है यहाँ पर, डीप से और अंदर आ गया है, फैट तक आ गया है डैमेज, तो यहाँ पर जो हमारा पिकिंग सेंसेशन था, किसी चुबाने के बाद जो सेंसेशन होता वो भी यहाँ पर नहीं मिलेगा। हीलिंग अकर विथ कॉन्ट्रैक्चर्स, इसमें क्या होता है, कॉन्ट्रैक्चर्स फॉर्म हो जाते हैं। कॉन्ट्रैक्चर जब भी हीलिंग होगी तो कॉन्ट्रैक्चर्स फॉर्म हो जाएंगे वहाँ पर, ठीक है। वहाँ की जो लेंथनिंग होगी वो कम हो जाएगी, मतलब पर्टिकुलर एरिया की अगर कोई लेंथ है तो वो कम हो जाएगा, शॉर्टनिंग हो जाएगा उस जगह का। अगर हाथ में कहीं पर हुआ है तो उस जगह की क्या हुआ, हैंड की शॉर्टनिंग हो जाना, इस तरीके से मान के चलिए। तो कॉन्ट्रैक्चर्स को बचाने के लिए मैं करेंगे एक्सीजन ऑफ द बर्न स्किन विद स्किन ग्राफ्टिंग, ठीक है। जो भी बर्न स्किन होगी, जो भी एरिया वहाँ का बर्न हुआ होगा उस एरिया को हम काट के निकाल देंगे, और उसके साथ साथ वहाँ पर हम स्किन ग्राफ्टिंग कर देंगे, ठीक है। तो ये थर्ड डिग्री बर्न का हो गया। आते हैं फोर्थ डिग्री वन में, तो फोर्थ डिग्री वन में क्या है, इन्वॉल्वमेंट द स्किन अंडरलाइन स्ट्रक्चर, मतलब फोर्थ डिग्री वन इतना ज़्यादा होता है कि बोन्स को, मसल्स को, ब्रेन, मतलब यहाँ तक हम देख सकते हैं अंदर अगर सिर पे हो रहा है तो ब्रेन तक को वो डैमेज कर सकता है, ठीक है। तो ये हमारा फोर्थ डिग्री वन हो गया यहाँ पर। अब आगे बढ़ते हैं। अब ये आते हैं, ये तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको हम रूल ऑफ 9 भी बोलते हैं, ठीक है। ये फॉरेंसिक में भी पूछा जाता है, सर्जरी में भी आता ही आता है, 5 नंबर में बहुत ज़्यादा आता है ये क्वेश्चन। तो इसको आप ध्यान से सुनिएगा किस तरीके से इसको क्लासिफिकेशन किया गया है, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं हम, सरफेस एरिया के अकॉर्डिंग इसको क्लासीफाई करा गया है, ठीक है। रूल ऑफ 9 क्या है, ये रूल ऑफ 9 बोला जाता है इसको। तो इसमें हम जैसे देखते हैं कि किस तरीके से हो रहा है, तो इससे हम पता लगाते हैं कि हमारी बॉडी का कितना एरिया जो है वो बर्न हुआ है। जब ये पता लगता है तो उसके अकॉर्डिंग ही हम उसको ट्रीटमेंट देखते हैं, ठीक है। तो अगर हेड एंड नेक हुआ है, मतलब मान के चलिए कि हेड एंड नेक इतना हिस्सा हुआ तो 9%, ठीक है। 4.4 आगे का और 4.4 पीछे का, ठीक। तो 4.4 क्या हो गया, 9 हो गया हमारा, ठीक है। अपर राइट आर्म 9%, मतलब आगे से 9% और पीछे से, वो आगे से 4 पीछे से 4 तो कितना हो गया 9%। सेम एज इट इज़ हम बात करें लेफ़्ट की तो 4.5 9%, ठीक है। ऐसे हम बात करते हैं राइट लोअर लिम। अगर राइट लोअर लिम की बात करते हैं तो देखिए हमारे हैंड जो होते हैं 4.5 के होते हैं, लेकिन हमारी लेग जो होती है फ्रंट में 9 की होती है और बैक में 9 में होती है, तो 9%, ठीक है। एंड यहाँ पर देखते हैं सी इसमें तो लेफ्ट में 9% एंड 9%, तो 9 + 9 क्या होगा 18, और सेकंड वाला 9 + 9 18, ठीक है। फिर फ्रंट ऑफ ट्रंक, ठीक है। तो फ्रंट ऑफ ट्रंक में हमारा क्या क्या आ जा रहा है, थॉरैक्स भी आ जा रहा है और ये एब्डोमेन भी आ रहा है, तो 9 + 9 यहाँ पर हमारा 18 ये हो गया। और बैक ऑफ ट्रंक भी क्या हो रहा है, ये ऊपर वाला एरिया 9% और ये नीचे का 9%, तो ये एंड बचा हमारा 1%, और जेनिटेलिया एरिया जो होता है हमारा वो 1% आता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे हम टोटल सरफेस एरिया के अकॉर्डिंग बर्न पता करते हैं और उसके अकॉर्डिंग ही हम जो होता है फ्लूइड देते हैं पेशेंट को। तो इसको आप ध्यान से याद करिएगा, ये पूछा जाता है मोस्टली हमारा 5 मार्क्स के अंदर ये क्वेश्चन आता ही आता है, ठीक। अब आगे बढ़ते हैं, इसमें और क्या क्या है। तो क्लासिफिकेशन तो हमारा हो ही गया। अब देखते हैं कॉज ऑफ डेथ इन बर्न, मतलब बर्न के केसेस में डेथ होने के क्या क्या कॉजेज़ हो सकते हैं। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट या मतलब मोस्ट कॉमन कॉज की बात करें तो क्या होता है, एस्फेक्सिया, ठीक है। क्योंकि क्या होता है जहाँ पर भी बर्न होता है वहाँ पर कार्बन मोनोऑक्साइड का लेवल काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता है, और कार्बन मोनोऑक्साइड की जो हमारा हीमोग्लोबिन होता है उसके साथ एफिनिटी ज़्यादा होती है जुड़ने की, ऑक्सीजन से भी ज़्यादा। तो उसके कारण क्या होता है, यहाँ पर हमको कार्बोमिनो ऑक्सीग्लोबिन होने के कारण यहाँ पर हमको एस्फेक्सिया के कारण
डेथ होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं, चोकिंग भी हो जाती है बर्न के कारण, तो उसकी वजह से मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ अर्ली डेथ इन बर्न, अगर जल्दी से मान के चलिए कि काफ़ी ज़्यादा तेज़ी से या जल्दी डेथ हो रही है, ठीक है, जैसे कि स्टार्टिंग फेज़ में ही अगर डेथ हो गई बर्न होने के बाद, तो वह हाइपोवॉल्यूमिया शॉक या फिर सेप्टिक शॉक तो लेट होता है हमारा, हाइपोवॉल्यूमिक शॉक की वजह से हमको देखने के लिए मिलता है। मतलब क्या हुआ कि इतना ज़्यादा फ्लूइड जो होता है वो लॉस हो गया बॉडी से, जिसके कारण हमारी बॉडी जो होती है शॉक में चली गई, ठीक है। अब लेट कॉज का कारण क्या होता है, वो सेप्सिस होती है, ठीक है। सेप्सिस इन्फेक्शन होने के कारण क्या होगा, हमारा देखने मिलेगा। और ऑल ओवर बात करते हैं कि बॉडी में डेथ किस कारण से हो रही है, जल्दी या पहले या फिर किसी भी कारण से, तो मोस्ट कॉमन कॉज अगर हम बात करते हैं तो वो हमारी जो होती है वो भी सेप्सिस होती है, ठीक है। और माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है इसके कारण हमको सेप्टिक देखने मिलता है, सेप्सिस होती है हमको यहाँ पर, तो वो हमारे स्यूडोमोनाज होते हैं, ठीक है। ये हो गया हमारा कॉजेज़ ऑफ डेथ इन बर्न, क्या क्या कॉजेज़ हो सकते हैं। अब आगे बात करते हैं हम, तो और क्या है हमारा डेंजर साइन ऑफ एयरवे बर्न, ठीक है। तो एयरवे बर्न के डेंजर साइन क्या होते हैं, तो इसमें समझ के चलिए कि जब भी आपका बर्न इन्वॉल्विंग हेड, नेक एंड फेस, तो आपको देखने के लिए क्या मिलेगा यहाँ पर, एयरवे बर्न कॉज हो जाएगा। सिंगल बर्न नेजल एयर, ठीक है। उसके बाद कार्बोनस डिपॉजिट इन द स्पूटम में जो होगा क्या होगा, कार्बोसलिस जो होगा वो सबको मिलेगा देखने के लिए। हॉर्सनेस ऑफ वॉइस, जो आवाज़ होगी वो भारी हो जाएगी, काफ़ी ज़्यादा हॉर्सनेस हो जाएगी, ठीक। हिस्ट्री ऑफ बर्न इन क्लोज रूम, ठीक है। क्लोज रूम में बर्न की हिस्ट्री होगी, जहाँ पर कहीं फायर लगी है, किसी कमरे के अंदर आग लग गई है, वो हिस्ट्री आपको देखने मिलेगी, तो ये हिस्ट्री आपको देखने मिलती है। तो ये जो हो गया, हमने इसको इतना हमने डिस्क्राइब कर लिया। तो ये जो हमारा मतलब क्लासिफिकेशन से लेकर और जितने भी पार्ट आते हैं उसके क्लिनिकल फीचर्स वगैरह जो भी कुछ है, तो उन सबको हम डिस्क्राइब कर चुके हैं इस वीडियो के अंदर। नेक्स्ट जो हम सेकंड पार्ट लेके आएंगे, सेकंड पार्ट के अंदर इसका ट्रीटमेंट को हम डिस्क्राइब करेंगे, और उसके बाद हम थर्ड में जो होगा फ्लैप और स्किन ग्राफ्टिंग वगैरह जो होती है उसको डिस्क्राइब करेंगे, ठीक है। तो ये यहाँ तक जो हो गया ये कंप्लीट हो चुका है आपका स्टार्टिंग। इसके बाद हम ट्रीटमेंट डिस्क्राइब करेंगे सेकंड वीडियो के अंदर। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय वीडियो। और आप कमेंट करके आप बता सकते हैं आपको कुछ समझ में ना आया हो, तो हम उस टॉपिक पे ही वीडियो बनेंगे। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।